अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औरंगाबाद के झरोकों में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद है मौलाना आज़ाद कॉलेज के ट्रांसफर प्रिंसिपल और डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज ऑफ वुमेन्स के करंट प्रिंसिपल मखदूम फारूकी साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको बहुत ढेर सारी दुआएं देता हूँ कि आपने जो ये औरंगाबाद के झरोके इस उन्वान के तहत ये आप पॉडकास्ट और रील्स बना रहे हैं, इसके लिए बहुत मुबारक। शुक्रिया। और मुमकिन है कि इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। बहुत बहुत अच्छा कदम है, बहुत बहुत मुबारक। मैं जो है तो डॉक्टर मखदूम फारूकी, मैं पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं एज ए लेक्चरर इसी सब्जेक्ट में काम किया हूँ मौलाना आज़ाद कॉलेज में। फिर उसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल बना। उसके बाद यानी डॉक्टर साहब ने मुझे, ज़करिया साहब ने वाइस प्रिंसिपल बनाया। बाद में मैडम ने मुझे, ज़करिया मैडम ने प्रिंसिपल बनाया। और उसके बाद से मैं अपने खिदमात दे रहा हूँ। और मेरा सब्जेक्ट जो है तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रहा है और मैंने जो है उसमें ही पीएचडी किया है और रिसर्च गाइड भी हूँ। काफ़ी बच्चे मेरे अंडर में पीएचडी और पोस्ट डॉक भी किया है उन्होंने, इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ मेरे काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी है और कई नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में मैं रिसर्च पेपर्स को रिव्यू भी करता हूँ और अपने सब्जेक्ट की खिदमत करता हूँ। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिलती है एज ए प्रिंसिपल और एज मेंबर ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन, मैं उसको मुकम्मल करता हूँ। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे सीरीज़ की शुरुआत हम इस तरह करेंगे कि आपकी पहली दर्सगाह कौन सी थी? पहली दर्सगाह तो माँ की गोद ही रहती है सबकी। बिल्कुल। तो मेरी भी यकीनन वही रही है। और मेरी वालदा जो है मरहुमा, बहुत उनका उबूर था लैंग्वेजेस पर। वो फारसी, उर्दू, ये ज़बानों पे काफ़ी अथॉरिटी उनकी थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वो फारिग हुई थी ओरिएंटल लैंग्वेजेस में। और यानी मेरी तालीम और तरबियत तो हुई है उन्हीं की सरपरस्ती में और मेरे वालिद की सरपरस्ती में। फिर मेरे मामू और मुमानी, इनका भी बड़ा जो है तो उसमें योगदान कहेंगे आप रहा है कि पूरा घराना एजुकेशन से जुड़ा रहा। तो ऐसी मेरी जो है तरबियत हुई है। माशाल्लाह, अल्लाह जन्नत बख्शे, आमीन सुम्मा आमीन। आपके वालिद साहब, आपकी वालदा जिस तरह से आपको एजुकेशन में इम्पोर्टेंस देते थे और आपने एजुकेशन की तरफ अपना रुख मोड़ा, आपके ख्याल में क्या था जिस वजह से आपने एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस दी? मुझे जो है तो पढ़ना, समझना और समझाना, ये एक किस्म से समझिए कि मेरा पैशन था। और मैं सभी लोगों को ये कहूँगा कि आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। तो जब आपकी जॉब आपका पैशन रहता है तो आप कभी उसमें थकते नहीं। लेकिन जब भी आपकी जॉब जो है वो आपका पैशन नहीं होता है तो वो काम करने में आपको बहुत थकन महसूस होती है। फिर हम उस काम की बुराइयां करते हैं कि इतना काम हमारे पीछे है और इतना करना पड़ रहा है। तो ये सब जबरदस्ती का सौदा हो जाता है और फिर आपको वक्त नहीं मिलता है अपना पैशन फॉलो करने के लिए। तो फिर आप चिड़चिड़ होते हैं और आप जो है अपने आप को अधूरे महसूस करते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हर शख्स को अपने पैशन में ही अपनी नौकरी, अपनी कमाई, जो भी जरिया है वो अपने पैशन को ही बनाना चाहिए। वो पैशन छोड़कर वो शख्स जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पैशन ये अल्लाह ताला की जानिब से उसको एक इनाम के तौर पे दिया जाता है।
उसको एक नेमत के तौर पे दिया जाता है और उसी को हमने एनहांस करना है। बेशक। तो मेरा जो था तो शुरू से ऐसा था। तो जब हम यहाँ पर हमारे एक दोस्त सैफुद्दीन अब्बास, उनका यहीं पंचक्की के पास उनका मकान था मैमून विला, तो उसमें हम लोग 8वीं से ग्रुप स्टडी करते थे। तो मैं सारे हमारे दोस्त जमा होते थे, मैं पूरा पढ़ लेता था। पढ़ लेने के बाद में उनको एकदम रेडी करके मैं उनको स्टोरी के टाइप में मैं उनको पूरे सब्जेक्ट समझा देता था। तो वो उस जमाने से मेरा पैशन रहा है कि मैं टीचिंग लर्निंग में जो है तो मेरा पैशन रहा है। जी। सर, आपकी बुनियादी तालीम किस तरह से? बुनियादी तालीम मेरी जो है यही हुई है। मैं शुरू से लिटिल फ्लावर स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। फिर लिटिल फ्लावर के बाद जो है 1 साल ट्रांसफर हो गया था वालिद साहब का, तो फिर मैं नांदेड़ में नेहरू इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ 1 साल। फिर मैं वापस आ गया औरंगाबाद और फिर यहीं जो है फिर हमारे जमाने में यहाँ 4th तक हुआ करता था लिटिल फ्लावर। और 5th से जो है तो सेंट फ्रांसिस में पूरे बच्चे एडमिट किए जाते थे। तो फिर हम 5th से सेंट फ्रांसिस में, तो मेरा स्कूलिंग लिटिल फ्लावर, फिर सेंट फ्रांसिस, फिर मौलाना आजाद कॉलेज, ऐसा मेरे जो है तो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं। माशाल्लाह। सर, आपने कहा कि आपकी वालिदा आपको खास तौर पर जब उन्होंने आपको एजुकेशन की तरफ राग़िब किया, या आपने कहा आपका पैशन है, तो कुछ ऐसे लम्हात थे जिसने आपको मोटिवेट किया और आपकी वालिदा के कुछ अल्फाज थे जिस तरह आपने इसको चुना कि आपको एजुकेशन की फील्ड नहीं छोड़नी है? उनको ये लगता था कि बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से आप अपने आप को पहचानते हैं, एजुकेशन से आप दुनिया को पहचानते हैं और एजुकेशन से ही आप खुदा को पहचानते हैं। बेशक। तो ये आपके अंदर जो आइडेंटिफाई करने की काबिलियत होती है वो सिर्फ एजुकेशन के जरिए ही होती है। इतना बड़ा टूल है ये कि ये जिंदगियां बदल कर रखता है। तो उन्हें हमेशा ये लगता था कि बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करना है जी। और वो सारी किस्से कहानियां और वो शेख सादी और हाफिज शिराजी, इनके सब किस्से और सारी कहानियां वो सुनाया करती थी कि एजुकेशन ने कितना जो है तो चेंज लाया है। तो शुरू से मेरे जहन में ये बात बस गई थी कि हमने एजुकेशन हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। सर, मैं जानना चाहूंगी कि लोग अक्सर जो है तो आपकी सक्सेस को देखते हैं कि आज जनाब मखदूम फारूकी साहब इस पोजीशन पे है, जनाब मखदूम फारूकी साहब ने ये सब हासिल कर लिया, पर लोग आपका स्ट्रगल पीरियड से वाकिफ नहीं है। तो आपके स्ट्रगल पीरियड में वो लम्हात जो शायद मैं भी नहीं वाकिफ हूँ, हमारे जो नाजरीन है वो भी वाकिफ नहीं है, आज हम वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मेरे वालिद साहब जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे जी, और मेरी वालिदा हाउसवाइफ थी जी, और मुझे भाई बहन नहीं है, तो मैं जो है तो अकेला ही हूँ अपने वालिदैन को। तो ऐसा ज्यादा कुछ इतना वो तो नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह हार्डशिप्स, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि हम जो है तो स्किल बेस और बच्चों को जो है तो अर्न करते रहना है जब वो पढ़ते रहते हैं, तो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल। तो ये आजकल ये बच्चे जो है तो कंप्यूटर्स वगैरह करके जो है पैसे निकाल रहे हैं। तो हम जब कॉलेज में थे तब मैं बेहिसाब जो है घरों पर मुझे अच्छा लगता था, तो मैं पढ़ाना शुरू किया। तो इतना फेमस हो गया कि मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं कि आप आके हमारे बच्चों को पढ़ाओ। तो तकरीबन इतने बच्चे सारे जो है मेरे से पढ़े हैं और मुझे जो है तो अच्छी खासी फीस भी मिलती थी। तो मैं पढ़ते पढ़ते ही मैं जो है तो इनकम तो मैं ये चाहता हूं कि सभी बच्चे पढ़ते पढ़ते जो है अपनी इनकम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो कर रहे हैं बच्चे, लेकिन पहले ये नहीं हुआ करता था कि पढ़ाई कर रहे तो सिर्फ पढ़ाई करते थे। तो मगर मेरे को शुरू से ऐसा रहा कि आप
आज तक जितना पढ़ लिए उसके बेसिस पे आप क्या कमा सकते हैं, आपने कमाना चाहिए। बिल्कुल। वो एक होता है, बच्चों को भी होता है कि वालिदैन कितना करेंगे, हमको भी वालिदैन को करना है। हाँ, सबकी ख्वाहिश होती है, सबकी खासतौर ख्वाहिश पे है। बच्चों की तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है। अब अभी देखिए हमने यहाँ कॉलेज में ये बहुत सारे ऐसे कोर्सेज स्किल की बच्चियां रख रहे हैं, वो जी। बना के लाके यहाँ हम एक शॉप पे बिका रहे हैं। जी बच्चियों को मैं जो है, तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये उम्मीद पोर्टल पे फॉर्म्स भरना जी है, जी तो मैं हमारे पास के 50 बच्चियों को मैंने कहा कि भी आप फौरन जो है तो ट्रेनिंग ले लीजिए जाके। माशाल्लाह। वो बच्चियां करे तो अभी 2 दिन पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, तो एक एक बच्ची को कम से कम 30,000, 25,000, माशाल्लाह। 28,000 ऐसे बच्चियों को पैसे मिले। तो वाह। ये क्या है, जब आते ना पैसे तो उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड जी, होता है, जी। फिर उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ करना चाहिए। सवाल इसमें पैसे की जरूरत है या नहीं है वो नहीं है, हाँ। सवाल इसमें यह है कि आपकी काबिलियत है तो आप उसको खाली डाल के क्यों रखते हैं, आप उससे अर्न कीजिए खुद साख्ता बनेगी। खुद। हाँ, और फिर देखिए जैसा कि एक जमीन का टुकड़ा है, जी अगर आप उसमें कुछ नहीं पेरेंगे तो वो वैसे ही पड़े रहेगा, लेकिन जमीन में तो पोटेंशियल है उगाने की, बिल्कुल। तो आप उसको यूज क्यों नहीं कर रहे? आप एक एक कोना, एक एक स्क्वायर इंच भी जो है तो उसमें आप कुछ ना कुछ बीज डाल दिए तो आपको कुछ आ जाएगा। ये ऐसी मेरी सोच है। सर आपने मौलाना आजाद कॉलेज में भी वक्त गुजारा, आप अब डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस फॉर वुमेन में वक्त गुजारे एज अ प्रिंसिपल। मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब मौलाना आजाद कॉलेज में, वो था एक को एजुकेशन सिस्टम था, यहाँ पर ओनली फॉर वुमेन्स है, और डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब की सोच थी कि खास तौर पर लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए एक अलग से पढ़ाई के लिए होना चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने उस सफर में और इस सफर में क्या डिफरेंसेस देखे हैं, और आज क्या आप देख रहे हैं कि आगे और हो सकता है? देखिए मैं वहां पर 91 से लेकर तो 2019 तक जी मैं वहां रहा। पहले मैं एज ए लेक्चरर रीडर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का रहा, उसके बाद 2003 ऑनवर्ड्स मैं वाइस प्रिंसिपल रहा, डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने मुझे बनाया था, और 2005 ऑनवर्ड्स 2019 तक जो है मैं मौलाना आजाद कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूं। उस दौर में वो कॉलेज को नैक में ए ग्रेड मिला, जबकि ए ग्रेड जब हाईएस्ट ग्रेड था, प्लस वगैरह नहीं था उसमें, और कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस ये यूजीसी का स्टेटस मिला था, और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो है पहले 151 कॉलेजेस में ऑल इंडिया लेवल पे मौलाना आजाद कॉलेज आया था माशाल्लाह। और पार्लियामेंट का भी उसमें ग्रीन और इको फ्रेंडली कैंपस का ये जो है उसको अवार्ड मिला था, दिल्ली में मिला था। तो ये सब दौर जो हमने देखे उसमें को एजुकेशन में मेरा मानना यह है कि वहां पर जो है बच्चों का, लड़कों को स्ट्रीमलाइन करना और उनको ये एहसास दिलाना कि उनके लिए प्लेसमेंट या बिजनेस या पैसे कमाना कितना इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन क्वालिटी एजुकेशन। साथ ही साथ जो है तो लड़कियां भी जो है वो इक्वली उस कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं जी। और वहां पर लड़कियां जो है तो एक समाज में जो रहना है जी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमने कैसा रहना है, कैसा बिहेव करना क्या है, ये को एजुकेशन में लड़कियां सीखती हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो है वो तालीम से महरूम रह जाती अगर एक्सक्लूसिव गर्ल्स के लिए कॉलेज ना होता। जी। डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब और मैडम ज़करिया का जो कॉन्सेप्ट था ये वुमेन्स कॉलेज बनाने का, वो यही था कि ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, तो वो अपनी लड़कियों को एजुकेशन में नहीं पढ़ाते। जी। तो ये कॉलेज अगर नहीं होता तो ऐसे बहुत सारी बच्चियां जो है तो तालीम से महरूम रह जाती। बिल्कुल। तो इसलिए ये कॉलेज की जो एक बनावट है वो उसका पर्पज ही अलग है।
इसका पर्पज ये है कि लड़कियों को आप एजुकेट करने का एक्सक्लूसिवली जो उनका राइट है जी। वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने ये देखा कि लड़कियों में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये किसी भी फील्ड में कोई भी लड़के से कॉम्पीट करके या कोई एजुकेशन वाली लड़की से कॉम्पीट करके ये आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि यहाँ पर भी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो हमको यहाँ ये देखने में आया कि बहुत सारी जो उनकी लेटेंट टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, वो उजागर होता है जी। ये जो है तो दोनों में फर्क है। जहां तक मैं जानती हूँ सर कि अगर कोई लड़का तालीम हासिल करता है तो वो खुद के लिए करता है, उसकी ये खुद की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, अर्न करने के लिए करता है। बट अगर आप किसी लड़की को पढ़ाते हो तो वो पूरी नस्ल को पढ़ाते हैं। क्योंकि लड़के की तालीम जो है वो ज्यादा जो है अर्निंग पे फोकस्ड होती है जी। एज ए ब्रेड अर्नर जी। और लड़की की तालीम से जो है वो समाज बनता है। बिल्कुल। तो लड़की अगर तालीम याफ्ता है तो वो तो पैसे तो कमाएगी जी। और उसका एक्स्ट्रा एज ये रहता है कि वो अपने घर को जो है एक तालीमी याफ्ता घराना बनाने में कामयाब रहती है। बेशक। तो उससे जो है उसके कॉन्सेप्ट से आने वाली जनरेशन का एजुकेशन और समाज का पूरा सिस्टम, ये सब एजुकेटेड लड़की के ऊपर ही उसकी बुनियाद रहती है। तो ये, और फिर ऐसा भी नहीं है कि लड़के जो है तो सिर्फ वो कमाने के लिए है। बेशक। इस्लाम में तो ये है कि भाई दोनों की भी उतनी जिम्मेदारी है, दोनों भी तालीम याफ्ता होना है, दोनों भी मिलकर जो है तो अपना बेहतरीन समाज तैयार करने के लिए हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंस्ट्रक्शंस है। सर आप देख रहे हैं कि आज के स्टूडेंट्स आजकल जो है तो रील्स और मोबाइल्स की दुनिया में खो चुके हैं, आपकी उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, कुरान मजीद में एक आयत है कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि बेशक वो अल्लाह जो है तो वो पसंद नहीं करता इसराफ करने वालों। तो इसराफ हर चीज का है। इसराफ का मतलब है एक्स्ट्रावेगेंस, फजूल खर्ची। तो हम समझते फजूल खर्ची जब वर्ड आता है तो हम समझते सिर्फ पैसे में है जी। पैसा तो लास्ट बात है। फजूल खर्ची सबसे बड़ी जो है वक्त की है जी। उसके बाद जो है तो आपकी सलाहियतों की है, उसके बाद आपकी हेल्थ की है। तो अगर आप देखते हैं कि कोई लड़के रील्स बना रहे और रात रात भर जो है तो जगह जगह जो है तो चाय और खाने के मराकज बने हुए हैं और फुल टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा, उसका एक नुकसान का पहलू ये होता है कि आप वहां बैठे बैठे हुमज़ और लुमस करते हैं, जो कि हमें मना किया गया है कि वो जो सूरा है वह लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, सूरह हुमज़ा, उसमें ताना देना, गिबत करना, तो ये दो ही तो चीजें चलती है रात में जी। तो ये इससे भी मना किएगा। तीसरा, फजूल खर्ची वक्त की होती है, सेहत की होती है, पैसे की होती है, फिर झगड़े होते हैं, ना इत्तेफाकियां बढ़ती है, फिर आप इतने टायर्ड हो जाते हैं कि फिर दिन में ना आप अपना इंस्टीट्यूशन अटेंड कर सकते, ना काम अटेंड कर सकते, ना आपको सोचने समझने की सलाहियत बाकी रहती है। तो ये सब चीज जो है ये बहुत गलत है। और रील्स बनाए और रील्स बनाइए, लेकिन कौन सी रील्स बनाइए? वो रील्स बनाइए जो लोगों को फायदा पहुंचाए, जो एजुकेट करे, जो इंफॉर्मेशन दे, जो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करे। खाली एक कोई गाने पे रील्स बना रहे और अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे, तो ऐसा तो किसने बताया नहीं। तो ये पूरा इसराफ है, ये पूरा एक्स्ट्रावेगेंस है और इसको अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता। और हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि बेशक इन्नहु, बोले तो बेशक वो जो अल्लाह है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है ऐसे लोगों को जो इसराफ करते हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आप देखते हैं कि आजकल जो है तो पहले जमाने में खासतौर पर बच्चियों को पढ़ाने के लिए मना किया जाता था, पर फिर भी कुछ वालिदैन थे जो सपोर्ट करते थे, कुछ वालिदैन थे जो इसके अगेंस्ट थे। आज भी क्या आप देखते हैं कि अभी भी बच्चियां पढ़ने में इंटरेस्टेड है पर वालिदैन सपोर्ट नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, लड़की और लड़के में हमारे पास
कोई उसमें डिफरेंस नहीं समझना चाहिए। लड़की को बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एक लायबिलिटी है और वो इंतजार करते हैं, उसका एजुकेशन भी जो करवा रहे हैं बहुत सारे लोग वो ये समझ के कराते हैं कि इसको एक मुनासिब रिश्ता आने तक जो है इसका एजुकेशन कंटिन्यू रहेगा। मैं कई ऐसे केसेस यहाँ देखा हूं कि फाइनल एग्जामिनेशन के करीब भी वो बच्ची का अगर रिश्ता तय हो जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं एग्जाम वगैरह कुछ नहीं, अब हम जो है तो ये शादी की डेट रहेगी। अरे एक 3 दिन में जो है तो एग्जाम उसका खत्म होने वाला है, ये शुरू होने वाला है, वो बोलते नहीं 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 सर अब ये रिश्ता आ गया है, ये फाइनल है। ऐसा देखिए, आप उसको ये समझकर मत पढ़ाइए कि जब तक ये क्या करेगी रिश्ता आने तक, आप उसको ये समझ के पढ़ाइए कि ये एक नॉलेजेबल और मजबूत जो है खातून बनेगी, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। और ये एश्योरेंस भी लेना चाहिए शादी में, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या 12th में हो या सेकेंड ईयर में हो, कि हमारे पास जो है तो आगे का एजुकेशन वो लड़के वाले कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे उस पर कोई बात नहीं होती है। जितनी फुराखात पे बात होती है उतनी असल पे बात नहीं होती है। हमारे पास ये चलता है कि भाई बाराती कितने आएंगे, आपके कितने रहेंगे, हमारे कितने रहेंगे, हल्दी के दिन क्या बनेगा, मेहंदी के दिन क्या बनेगा, गाड़ियां कौन से रहेंगे, ठहराएंगे कहाँ, ये। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि बच्ची सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो ये इसको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे। बेशक। तो ये इस पे कोई बात नहीं करता, सब बात ये करते कि भाई धूम कैसी होंगी, और जो जायज भी नहीं है सारे खुराखात पे हम जो है तो बहुत सीरियस डिस्कशन होता है हमारे पास। बिल्कुल सर मैं ये भी देखती हूँ कि बच्ची अगर डिग्री भी हासिल कर ले तो उनके पास वो उनका डिसीजन लेने की बिल्कुल आजादी नहीं है कि वो आगे काम कर सके, आगे पढ़ाई कर सके। वालिदैन पढ़ाते भी है, पर जब वो डिसीजन खुद साख्ता बनाने की बारी आती है बच्चियों को तो वालिदैन भी पीछे हट जाते हैं इस मौके पर। देखिए, जहां तक डिसीजन का सवाल है तो मैं समझता हूं कि डिसीजन जो है कलेक्टिव एफर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल। जो शूरा का कॉन्सेप्ट है कि भाई मशवरे से जो है डिसीजन होना चाहिए, ना लड़की ने अपना खुद का डिसीजन। अब हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिलीज में वो किस बेसिस पे होते हैं कि लड़की ये बोलती है कि मैं इतना इतना मैं पढ़ ली हूं, अब ये मेरे डिसीजंस रहेंगे, बाकी का कुछ नहीं। तो वो एक जो है तो झगड़े की इनवाइट करने वाली बात हो जाती है। तो फिर माँ बाप या उसका शौहर जो भी है वो भी अपनी सख्ती बताते हैं कि नहीं नहीं हमारा डिसीजन फिर ये है और ये इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें नेचुरली लड़की जो है तो उसकी हार हो जाती है और उनका डिसीजन इसके ऊपर थोपा जाता है। उसके बजाय अगर घरों में ऐसा माहौल बने कि कलेक्टिव डिसीजन हो, मशवरे के साथ डिसीजन हो, और वो हर ये चाहे लड़की हो, लड़का हो, शौहर हो, बीवी हो, माँ बाप हो, ये भाई बहन हो, ये बैठ के डिस्कस करके कि इससे ये डिसीजन से क्या फायदा होगा या ये डिसीजन से क्या नुकसान होगा, ऐसा एक ग्रुप डिस्कशन घरों में होने के बाद ही अगर उसको डिसीजन है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं आएगी। ये सब जो है तो मिला जुला डिसीजन रहेगा। सर हमारे कॉलेजेस आजकल बच्चों को मार्क्स कैसे हासिल करना है ये सिखाते हैं, पर वो नहीं सिखाते कि जिंदगी असल तरीके से कैसे जी जाती है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि रोजगार हमेशा आपको हुनर से मिलेगा जी, हुनर से ही रोजगार मिलता है। तो बच्चे जो है रोजगार के लिए कोई ना कोई स्किल हासिल करना जरूरी है जी। और स्किल के साथ जो है तो आप अर्निंग कर सकते हैं जी। स्किल के साथ पैसा अर्न हो सकता है, लेकिन जो एजुकेशन है वो एजुकेशन आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो दो हिस्से है ये कि एजुकेशन बेहतर इंसान बनाने के लिए काम में आता है और हुनर जो है वो रोजगार के लिए काम में आता है। तो जितने भी बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं वो कोई छोटे छोटे हुनर हासिल करे और अपनी अर्निंग वो स्टार्ट करे बच्चे पढ़ाई के दौरान, और जब पढ़ाई मुकम्मल कर ले तो वो एक बेहतर इंसान बनेंगे, क्योंकि वो एक एजुकेटेड और ग्रेजुएटेड इंसान बनेंगे। तो इसलिए जो है तो दोनों भी चीजें सेपरेट करके दोनों को एक साथ जो है
मिलाकर दोनों जगह हाथ रखकर आपको चलना पड़ेगा कि आपकी कमाई भी हो और आप एक बेहतर इंसान भी बने। बेशक। डिग्री हासिल करना और उसको एक पेपर का टुकड़ा बना के रखना, ये तो बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप देखिए कि एक ही कॉलम में ये रहता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, और उसी कॉलम में जो है तो रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट्स ये भी रहता है। इसका मतलब जो लोगों को चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए, वो वैसे लोग नहीं है, और जो लोग है उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा। इसलिए दोनों न्यूज एक साथ ही एक ही पेज पे रहती है कि बेरोजगार इतने हैं और अपॉइंटमेंट्स के लिए ऐड भी आती है कि हमको जरूरत है। तो इसका मतलब हमको वो बनना है जिसकी ऐड आती है कि हमको ऐसी चीज की जरूरत है। तो ये कब होगा? जब आप हुनर हासिल करेंगे। सर, आप देखते हैं कि आज की यूथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज है एजुकेशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, फेलियर को लेकर। आपकी उनके क्या राय है? देखिए, कंफ्यूजन जो है कब होता है? जब हम किसी चीज पे फोकस नहीं रहते हैं, हमारा कोई गोल नहीं रहता है। अब हम जो है तो कभी भी कोई पहाड़ के ऊपर जाना है तो वो हमारा गोल रखते हैं नीचे से, लेकिन हम वो गोल के लिए कितने कांटे मिलेंगे रास्ते में, कितना खराब रास्ता रहेगा, कितने पथरीला रास्ता रहेगा, या बॉडी आएगी या नदी आएगी, ये चीजों को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमारा एक फिक्स गोल रहता है कि हमको वो पॉइंट पे पहुंचना है। तो एजुकेशन में भी आपको वैसे ही गोल रखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज हासिल करना है। अब उस दौरान जो है आपको कितने भी फेलियर्स या जो है तो परेशानियां आए, आपको ये तय रखना पड़ता है कि ये मुझे क्रॉस ही करना है। तो ये माइंडसेट से बच्चों ने चलना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो फेलियर नहीं होगा, और फेलियर नहीं होगा तो डिप्रेशन नहीं आएगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ी बीमारी जो पूरी वर्ल्ड में चल रही है वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन है। तो हमें कुरान मजीद ये बताता है कि अगर हम माजी में जीते हैं, पास्ट में अगर हम जीते हैं कि ऐसा होता तो अच्छा था, वैसा नहीं, काश क्यों ऐसा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो जाता, हम सैड हो जाते, गमगीन हो जाते। और हम फ्यूचर में अगर रहते हैं तो हम डरे हुए रहते हैं, फियरफुल रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा। तो ना हम फ्यूचर में रहना है, ना हम पास्ट में रहना है, हम प्रेजेंट में फुल मेहनत करना है। कुरान की एक आयत है कि फैज़ा अज़मता फतवक्कल तो अल्लाह, कि जब तुम पक्का इरादा कर लो किसी चीज का, पूरे एफर्ट्स लगा दो, अपना 100% दो, उसके बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कल करो। तो ये पूरे बच्चों की जो है तो लाइन ऑफ एक्शन यही रहना चाहिए कि हम फुल मेहनत करें और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़े, और कभी फ्यूचर के सोच के परेशान मत हो, क्योंकि वो भी अल्लाह के हाथ है। माजी जो गुजरा है पास्ट, उसको हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए, और आने वाली चीजों को इंशाल्लाह कहते रहिए, और आज के दिन फुल मेहनत कीजिए। बेशक। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने मुलाकात की थी औरंगाबाद के झरोकों में डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब से, जिनके लिए तालीम अहमियत रखती है। अगर आपके लिए भी तालीम अहमियत रखती है तो हमारे साथ औरंगाबाद के झरोकों में ऐसी शख्सियात से मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक।